हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 11th हिस्ट्री का 7th चैप्टर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी, इटली के शहरों का पुनरुत्थान। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जब इटली का डिक्लाइन हो चुका था, उसका डाउनफॉल हो चुका था, उस टाइम पे इटली के जो शहर थे उन्होंने कैसे रिवाइवल किया, ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। ठीक है, और ये देखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे इटली का मैप। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ जो इटली के शहर हैं उनको इंडिकेट किया हुआ है, जिनके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम उनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे है मैंने रोम को इंडिकेट किया है। रोम इटली का एक शहर है जो काफ़ी फेमस रहा है, और एंसेंट में हम जहाँ पढ़ते हैं कि ये रोमन जो एम्पायर था, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, रोम से, रोमन एम्पायर। दूसरा, रोम किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जो ईसाई धर्म के जो प्रमुख धर्म नेता हैं, जिनको पोप कहा जाता है। ठीक है, पोप, उनका मतलब रहने का जो है स्थान, वो भी यहाँ रोम में ही है। रोम में ही पोप रहते हैं। ठीक है, तो पोप यहाँ रोम यहाँ पे काफ़ी फेमस शहर है इटली का। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोरेंस। ठीक है, बोलोनिया, ये सेकंड बोलोनिया, और इधर मैंने इंडिकेट किया हुआ है वेनिस। ठीक है, इटली का शहर वेनिस, इधर पादवा, और ये जिनेवा भी इटली का काफ़ी फेमस शहर रहा है। तो ये एक इटली का जो मेन इसके शहर है, मैंने उनको इंडिकेट किया है। इन शहरों के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और डिटेल पढ़ने से हमें पता होना चाहिए कि जो इसके शहर हैं वो कहाँ पे हैं। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपको इटली के जो साइड के अदर साइड जो कंट्री हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि चैप्टर में उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट में, इटली के वेस्ट में जो यूरोपियन कंट्री हैं, जैसे फ्रांस है यहाँ पे, ठीक है, स्पेन है, पुर्तगाल है, तो ये कंट्रीज़ यहाँ पे वेस्ट में हैं। ठीक है, अगर इधर बात की जाए तो इटली के इधर ये हमारा ब्रिटेन है, जिसमें आप देखोगे इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड वगैरह ये देश हैं। ठीक है, नॉर्थ की अगर बात की जाए तो इटली के नॉर्थ में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये देश यहाँ पे हैं। ठीक है, और अगर ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट में इटली के आप ये देख सकते हो, यहाँ पे है यूक्रेन, बेलारूस। ठीक है, यूक्रेन है, बेलारूस है, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की वगैरह इधर पड़ते हैं। ठीक है, ये एक इटली का मैप है, जिसमें हम अदर कंट्री भी हमने देखी हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि इटली का जिस समय डिक्लाइन हुआ था, जो मतलब इटली के साइड में अदर कंट्रीज़ थे, वो कैसे इतनी ग्रो हुई कि उनकी वजह से, उनकी हेल्प से इटली ने भी दोबारा रिवाइवल किया। तो इधर हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इटली के वेस्ट की। इटली के वेस्ट में जो कंट्री थी, यहाँ पे एक होता है फ्यूडलिज्म। ठीक है, सामंतवाद का विकास यहाँ पे स्टार्ट हो गया था इटली के वेस्ट में। ठीक है, इटली के वेस्ट में यहाँ पे सामंतवाद का विकास स्टार्ट हो गया था। दूसरा, अगर ईस्ट की बात की जाए, ईस्ट में पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, इटली के पूर्वी क्षेत्र में आप एक बेंजेंटाइन एम्पायर रहा है, बेंजेंटाइन एम्पायर। ठीक है, ये डेवलप हो गया था। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप अंडर बाय बेंजेंटाइन एम्पायर। इसके जो यूरोप में बेंजेंटाइन एम्पायर था, ईस्टर्न यूरोप में, वो फैलने लगा था। मेनली बेंजेंटाइन जो एम्पायर है वो कहाँ पे था? जो इसका यूरोप का जो एरिया पड़ता है, रूस। ठीक है, मेनली ये रूस में आता है। ठीक है, तो इधर जो ईस्ट साइड में था, बाकी जो देश हैं, यहाँ पे एक बेंजेंटाइन एम्पायर ग्रो करने लगा था। ठीक है, अगर वहीं पे दूसरी तरफ वेस्ट की बात की जाए तो मैंने यहाँ बताया कि सामंतवाद यहाँ पे काफ़ी फैलने लगा था। जो सामंतवादी संबंध थे यहाँ पे बढ़ने लगे थे। वेस्टर्न यूरोप वे बीइंग रिसेप्ड बाय फ्यूडल बॉन्ड्स। जो सामंती संबंध थे यहाँ पे फैलने लगे थे, और उनकी वजह से जो ये था कि जो वेस्ट कंट्री थी काफ़ी विकसित होने लगी थी, वो काफ़ी मतलब कि डेवलपमेंट उनका होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इस्लाम है, ठीक है, इस्लाम ने इटली के वेस्ट में इसने इस्लाम धर्म ने क्रिएट एक कॉमन सिविलाइजेशन। ठीक है,
इसने एक कॉमन सिविलाइजेशन, एक जो है कि मिली जुली संस्कृति को यहाँ पे इसको क्रिएट किया, इसका निर्माण करना स्टार्ट कर दिया वेस्ट में, इस्लाम ने। तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें देख रहे हैं कि एक तो ईस्ट में बेंजेंटाइन एम्पायर बन गया है, दूसरा वेस्ट की तरफ एक तो सामंतवाद को बढ़ावा मिल रहा है, दूसरा क्या है, इस्लाम धर्म को, ठीक है, इस्लाम धर्म ने यहाँ पे मतलब कि ग्रो कर लिया है, दूसरा सामंतवाद ने। तो इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से इटली की हेल्प हुई। जिस टाइम में इटली क्या था, इस टाइम में इटली काफ़ी वीक था, ठीक है, इटली वाज वीक एंड फ्रेगमेंटेड, ठीक है, फ्रेगमेंटेड, वो टूटा हुआ था, टुकड़ों में था, ठीक है। जो इटली के शहर थे वो एक दूसरे से मतलब अलग थे, वहाँ पे अलग अलग राजा शासन कर रहे थे। एक तानाशाह शासन आप देख सकते हो इटली में इस टाइम पे चल रहा था। तो इटली जिस टाइम पे काफ़ी वीक था और उसके जो अदर कंट्रीज़ थी, ठीक है, वो डेवलप हो रही थी, विकसित हो रही थी। तो इसी वजह से इटली को भी हेल्प मिली क्या करने में, रिवाइवल करने में, ठीक है, रिवाइवल करने में इटली को काफ़ी हेल्प मिली। इन कंट्रियों की मतलब कि हेल्प से इन्होंने रिवाइव किया, ठीक है। तो अब कौन से ऐसे मतलब कि कारण थे, ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से इटली को हेल्प हुआ, ये आगे हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, ट्रेडिंग, ठीक है, जिसमें हमने लिखा हुआ है द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द बेंजेंटाइन एम्पायर एंड इस्लामिक कंट्री, ठीक है, यानी बेंजेंटाइन एम्पायर यहाँ से और इस्लामिक कंट्रियों के बीच में जो ट्रेड हुआ, जो व्यापार का विस्तार हुआ, उसकी वजह से इटली के जो शहरों ने, इटली के जो शहर थे वो डेवलप होने लगे, ठीक है। इटली के शहर डेवलप कैसे हुए, अब हम ये देखेंगे। फर्स्ट क्या था कि जब इधर से, यानी इधर से व्यापार हो रहा है और इधर से व्यापार हो रहा है, तो बीच में है इटली, तो इटली के शहरों के जो पोर्ट हैं वो डेवलप होने लगे, ठीक है। द पोर्ट ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव, ठीक है, इसकी वजह से जो इटली के पोर्ट थे, ठीक है, इटली के जो पोर्ट थे वो डेवलप होने लगे, क्योंकि जो ये ट्रेडिंग थी, कहाँ से किया जाता था ये व्यापार, इटली के जो बंदरगाह थे उनसे व्यापार करने किया जाने लगा। और जब किसी जैसे शहर की बंदरगाह का विकास होगा, तो बंदरगाह के विकास के साथ में ही शहर का भी विकास होगा। तो बंदरगाहों के विकास से, पोर्ट्स जब यहाँ से विकसित होने लगे, तो यहाँ पे टाउन ग्रोइंग होने लगी, इटली के जो शहर थे वो भी विकसित होने लगे। और इन मेन शहरों में इनमें से कौन कौन से थे, जैसे फ्लोरेंस, जिनेवा, वेनिस, ठीक है, ये शहर ज़्यादा विकसित होने लगे। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है कि इटली का रिवाइवल कैसे हुआ, आप देखोगे 12th सेंचुरी में, ठीक है, 12th सेंचुरी की बात की जाए तो 12th सेंचुरी में जब मंगोल्स हमारे हुए हैं, मंगोल्स ने क्या किया, ट्रेडिंग स्टार्ट की थी चाइना के साथ में, ठीक है। मंगोल्स ओपनड अप ट्रेड विद द चाइना वाया सिल्क रूट। सिल्क रूट के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, जो एक रेशम मार्ग था, जो विशेष रूप से मतलब रेशम का ट्रेड करने के लिए बनाया गया था। तो आप देखोगे मंगोल जो थे, मंगोलों ने चाइना के साथ में जब व्यापार शुरू किया सिल्क रूट से, तो इसका फ़ायदा किसको हुआ, इसका फ़ायदा हुआ इटालियन जो टाउन्स थे उनको। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सिल्क रूट जो था उस पे, जो व्यापार होता था उसमें, ठीक है, वो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे सिल्क रूट में, सिल्क रूट से जो व्यापार होता था उसमें, ठीक है। और इसी वजह से इटली के जो शहर थे वो काफ़ी डेवलप होने लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब इस ट्रेडिंग की वजह से जब इटली के जो शहर हैं वो डेवलप हो गए थे, तो उनमें से कुछ शहरों के नाम हम जैसे पढ़ते हैं, तो फ्लोरेंस और दूसरा हमारा वेनिस, ठीक है। फ्लोरेंस और वेनिस ये दोनों रिपब्लिक बन गए थे, रिपब्लिक गणतंत्र राज्य ये बन गए थे और इंडिपेंडेंट राज्य हो गए थे। इसके बारे में भी हम अभी बताएंगे, ठीक है। फ्लोरेंस एंड वेनिस रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंट, ये दोनों ही जो शहर थे ये गणतंत्र और स्वतंत्र बन गए थे। अब इनके जैसे ये तो गणतंत्र बन गए थे, लेकिन आप देखोगे इनके साथ में ही कुछ ऐसे शहर भी थे जहाँ पे अभी तक जैसे जो राजकुमार थे, राजा लोग थे, वो शासन कर रहे थे, रूल बाय
प्रिंस, ठीक है, वो राजा लोग वहाँ पे शासन कर रहे थे। दूसरा हम पढ़ेंगे, एक है वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी वाज वेनिस, ठीक है, सबसे ज़्यादा जीवंत शहर, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस जीवंत शहर यहाँ पे है वेनिस। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है, ठीक है, 1 मार्क्स का, कि सबसे इटली का सबसे जीवंत शहर कौन सा है, तो वेनिस। अनोदर वाज जिनेवा, और उसके बाद में जिनेवा। वेनिस और जिनेवा जो यहाँ के सबसे जीवंत, सबसे फेमस शहर बनकर सामने आए। और कौन से ऐसे 2 शहर हैं जो रिपब्लिक बने, तो उसमें आएगा हमारा फ्लोरेंस और वेनिस, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे, अच्छा दूसरा इसी में हम देखेंगे कि जब फ्लोरेंस और वेनिस यहाँ पे रिपब्लिक हो गए थे, तो उनमें ऐसा मतलब कौन सा चेंज हुआ कि वो अदर जो शहर थे उनसे डिफरेंट थे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे काम कर रहे थे, जैसे यहाँ पे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, सामंती जो लोग थे, वो शासन कर रहे थे, ठीक है। रिच मर्चेंट थे, जो मतलब कि बड़े व्यापारी लोग थे, वो थे। बैंकर थे, जो महाजन थे, जो पैसा लोगों को देते थे। ऐसे लोगों का यहाँ पे मतलब कि शासन चल रहा था, ठीक है। और इसी वजह से जो ये है वेनिस और फ्लोरेंस ज़्यादा मतलब कि डेवलप हुए, कि यहाँ पे जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किन के हाथों में आ गया, ये जैसे रिच मर्चेंट, बैंकर, ठीक है, और जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनके हाथों में, सामंतवादी जो लॉर्ड थे, सामंत, उनके हाथों में यहाँ पे शासन आ गया था, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज़म, ठीक है, विश्वविद्यालय और मानवतावाद, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा है कि पादवा और बोलोगानिया, ठीक है, जो शहर थे, बोलोनिया जो शहर थे, उसमें लीगल स्टडी, विधि शास्त्र का वो एक सेंटर बन गए थे। द यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा एंड बोलोनिया हैड बीन सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडी, ठीक है। बोलोनिया और पादवा जो विश्वविद्यालय थे, वो सेंटर बन गए थे किसके, विधि शास्त्र के, जिनमें क्या पढ़ाया जाता था, जैसे लॉ वगैरह, उसमें कानून पढ़ाए जाते थे, ठीक है। तो वो लीगल स्टडी के सेंटर बन गए थे पादवा और बोलोनिया, ठीक है। अब इन दोनों से जब पादवा और ये बोलोनिया सेंटर बन गए लीगल स्टडी के, तो इनसे क्या चेंज हुए, तो इनसे हम देखेंगे इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लॉयर्स एंड नोटरीज, ठीक है। जो लॉयर्स यहाँ पे थे, जो वकील और नोटरी कौन होते हैं यहाँ पे, नोटरी लोग कौन है, जो या तो रिकॉर्ड कीपर होते हैं, सोलिसिटर का काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे बोला जाता है नोटरी, ठीक है। रिकॉर्ड जिन लिखने का काम होता है, कानून लिखने का जिनका काम होता है, वो लोग होते हैं नोटरी। तो जब पादवा यूनिवर्सिटी और बोलोनिया यूनिवर्सिटी लीगल स्टडी का सेंटर बन गए, तो उससे क्या चेंज हुए, इंक्रीज हो गई डिमांड, किसकी डिमांड, वकीलों की, और जो नोटरी थे, रिकॉर्ड कीपर थे, ठीक है, अभिलेखापाल थे, उनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ गई थी। दूसरा हम देखेंगे कि इसी के साथ था जो लॉ था, वो एक पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में सामने आया, मतलब अध्ययन के लिए लोगों में लॉ को ज़्यादा पढ़ना सही लगने लगा था। लॉ वाज देयरफॉर पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, स्टडी का एक पॉपुलर सब्जेक्ट है लॉ यहाँ पे बन गया था। ये 2 सबसे बड़े चेंज यहाँ पे हुए थे। और दूसरा, इसी के बाद आप देखोगे कि इन लोगों की डिमांड इतनी क्यों बढ़ने लगी, लॉयर और नोटरी की डिमांड क्यों बढ़ने लगी, इसके पीछे रीज़न था कि इन लोगों का ही काम था कानूनों को लिखना, ठीक है, नियमों को बनाना, या फिर जो रिकॉर्ड था उसको लिखना। तो इससे क्या होने लगा कि इन लोगों की हेल्प के बिना, ठीक है, ट्रेड मतलब कि जो लार्ज स्केल पर ट्रेड किया जाता था वो नहीं हो पाता था, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनके बिना, क्योंकि जो व्यापार में जो लेखा जोखा होता है, जो भी रिकॉर्ड बनाना होता है, वो कौन बनाते थे, नोटरी, ठीक है। तो इनके बिना व्यापार था वो नहीं हो पाता था, ठीक है, ये इसमें किया गया है। दूसरा इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि लीगल स्टडी और जो लॉ थे वो पॉपुलर सब्जेक्ट बन गए थे, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ये जो सेंटर बना था, इसमें चेंज होने लगा, इसकी जो डेफिनेशन थी उसको चेंज कर दी गई। क्यों कर दी गई, एक यहाँ पे नाम आता है फ्रेंचेस्को पेटार्क, जिसका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 1304 से 1378 तक, ठीक है, इसका टाइम दिया है फ्रेंचेस्को
पेटार्क। अब फ्रांचेस्को पेटार्क का इसमें क्या मतलब योगदान रहा, इन्होंने आप देखोगे जो अभी तक आप देखोगे इसमें लीगल स्टडी में जो सिर्फ कानूनों को पढ़ा जा रहा था, नियमों को पढ़ा जा रहा था, इन्होंने क्या कहा, इनके थॉट्स क्या थे कि जो एक्चुअल जो वर्ड हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, एंशियंट से। एंशियंट में जो इटली का लिटरेचर रहा है, जैसे रोमन एम्पायर का लिटरेचर रहा है, जो एंशियंट ऑथर रहे हैं उनके जो अकाउंट्स रहे हैं, हमें वो देखने चाहिए, उनका लिटरेचर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल वर्ड हमें वहाँ से ही मिलेंगे, एक्चुअल डेफिनेशन हमें वहाँ से ही मिलेगी। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया इस चीज़ को, ठीक है, फ्रांचेस्को पेटार्क ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि रोमन जो कल्चर है हमारा, ठीक है, हमें वहाँ से उसका लिटरेचर पढ़ना चाहिए, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। और इसके बाद जो एंशियंट मतलब कि ऑथर है उनको भी उनके जो मतलब कि जो बुक्स हैं उनको रीड करना चाहिए, उन्होंने जो इस चीज़ के बारे में लिखा है उनको पढ़ना चाहिए। इससे ही हमें मतलब कि जो रियल एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो यहाँ से मिलेगी। ये आपका हो गया यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। एक इसमें चैप्टर में जो आपकी टाइमलाइन दी गई हैं, ठीक है, चैप्टर के बाद में या चैप्टर के बीच में भी दी गई हैं, आप वो टाइमलाइन ज़रूर देखें और उस टाइमलाइन को आप याद भी अच्छे से करें। आज के लिए इतना ही, ह्यूमनिज़्म हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।